अब यहाँ पर आज हम लेवलिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेवलिंग होता क्या है ना। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि बेटा ये आपकी अर्थ सरफेस है ना। ये आपका अर्थ है ना। अब यहाँ पर अर्थ पे बेटा बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। अब क्या होता है अब क्या होता है कि बेटा मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि आपको करना है टोपोग्राफिकल सर्वे। अगर मैंने आपको बोला यू हैव टू डू व्हाट, टोपोग्राफिकल सर्वे या टोपोग्राफिकल वर्क करने का मैंने आपको बोला है। अब टोपोग्राफिकल वर्क में आप लोग क्या करते हैं, जो भी अर्थ के ऊपर नेचुरल या मैन मेड फीचर्स है उसके बारे में आप जाके जानकारी इकट्ठी करेंगे। अब क्या करेंगे, आप लोग क्या बताएंगे कि सर कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे हिल है। तो वहाँ पर आपका बोलने का क्या मतलब है कि जहाँ पर माउंटेन है या पर हिल है उन पॉइंट की हाइट्स क्या है बेटा, मोर है ना। उन पॉइंट की हाइट क्या, मोर है ना। किसके कंपेयर में मोर हैज कंपेयर टू व्हाट, हैज कंपेयर टू बेटा मान लो कि खाई है ना। कहीं पे खाई होगी, वैली होगी, है ना। तो उस कम तो हाइट ऑफ माउंटेन हो गई या हील हो गई, है ना। हाइट ऑफ माउंटेन या हील हो गई, these have more height as compared to that your valleys, है ना। तो यहाँ पर बेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी मैं कंपेयर करता हूँ हाइट्स का, whenever I do comparison of heights of points that points are on the surface of the earth, तो then I am talking about leveling, है ना। तो यहाँ से मैं लेवलिंग को डिफाइन कर देता हूँ बेटा कि लेवलिंग ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स निकालूंगा। एलिवेशन को अब भी समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एलिवेशन का मतलब होता है हाइट। इसका टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकली इसको मैं कैसे बोलूँगा मैं बताऊँगा आपको। पर अभी आप एलिवेशन को समझ लीजिए कि हाइट है ना, एक हाइट समझ लीजिए, ठीक है। तो लेवलिंग एक ऐसा ऑपरेशन रहता है जिसमें मैं एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स निकालता हूँ या फिर मैं डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकालता हूँ, है ना। जो भी अलग अलग पॉइंट्स है, डिफरेंस ऑफ एलिवेशंस निकालता हूँ मैं ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये लेवलिंग की डेफिनेशन हो गई। अब बेटा कभी आपसे बोल दे कि मैंने आपको ये बोल दिया कि ये है आपका पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब इनका डिफरेंस ऑफ एलिवेशन आप निकालिए। तो आप इनका डिफरेंस ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे बेटा, एक एक रेफरेंस फ्रेम के द्वारा ही आप निकालोगे। एक रेफरेंस फ्रेम के द्वारा ही आप बता सकते हो कि इसकी हाइट इतनी है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपकी हाइट नापनी है, तो आपकी हाइट आप कहाँ से नापोगे, आपका एक रेफरेंस फ्रेम होगा। मान लीजिए कि आपका जो पैर है ना, आपका फीट है ना। तो आप अपने फीट से ही अपनी हाइट को नापोगे। कहाँ तक नापोगे, आपके हेड तक नापोगे, अपनी हाइट को सिर तक नापोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पेट से लेकर सिर तक की जो हाइट है उसको आप अपनी हाइट बोल दोगे, है ना। तो यहाँ पर भी लेवलिंग में हम एक रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस फ्रेम लेंगे, उस रेफरेंस फ्रेम से ही हम सारी हाइट्स को नापेंगे यानी एलिवेशंस को नापेंगे, ठीक है। ताकि उसके माध्यम से क्या होगा कि हम लोग जो भी डिफरेंस ऑफ एलिवेशन है वो हम रिपोर्ट कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो रेफरेंस फ्रेम है, ये मैंने रेफरेंस फ्रेम बना दी बेटा, है ना। इस रेफरेंस फ्रेम और ए पॉइंट के बीच की दूरी है बेटा मान लीजिए 30 मीटर, है ना। अब इस रेफरेंस फ्रेम और पॉइंट बी के बीच की दूरी है बेटा मान लीजिए कि 12 मीटर है, ठीक है। मान लीजिए 12 मीटर है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि आप डिफरेंस इन एलिवेशन बताइए, है ना, डिफरेंस इन एलिवेशन बता दीजिए आप, किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में बता दीजिए। तो आप क्या बताओगे, सर 30 - 12 = 18 मीटर है डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी। आपने क्या करा, एक रेफरेंस फ्रेम का सहारा लिया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या बोल दिया बेटा, एलिवेशन क्या होती है, एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट इज वर्टिकल हाइट, है ना, अबो और बिलो, अबो और बिलो रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कि कभी मैं बोल देता हूँ ये जो रेफरेंस फ्रेम है इसके नीचे भी कुछ पॉइंट हो सकता था सी, इसके, देखिए मैं ऐसा बता देता हूँ। मान लीजिए कि वाटर लेवल है, इसको ही मैं रेफरेंस फ्रेम मान रहा हूँ, वाटर का, इसके शांत वाटर, चलो आप इसको कुछ ऐसा मत समझ लीजिए कि एक रेफरेंस फ्रेम समझ लीजिए आप इसको, है ना। इस रेफरेंस फ्रेम के नीचे
पॉइंट डी है और पॉइंट सी है ना। और रेफरेंस फ्रेम से पॉइंट डी के बीच की जो दूरी है बेटा वो है मान लीजिए 5 मीटर, और पॉइंट सी की जो दूरी है रेफरेंस फ्रेम से वो है 7 मीटर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि डिफरेंस इन एलिवेशन कितना है। डिफरेंस इन एलिवेशन कितना डिफरेंस इन एलिवेशन कितना है बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। तो आप क्या बोलोगे मुझे कि सर 7 - 5 = 2 मीटर, मतलब 2 मीटर का डिफरेंस है इन दोनों की एलिवेशन पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा कि जो वर्टिकल हाइट है ना। अब देखो एलिवेशन निकाल रहा हूँ तब मैं किसके बारे में बार बार बोल रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल हाइट के बारे में बार बार बोल रहा हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल हाइट के बारे में बोल रहा हूँ या वर्टिकल हाइट के बारे में बोल रहा हूँ। मैं वर्टिकल हाइट के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मैं बात करूँ एलिवेशन की तो मैं वर्टिकल हाइट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ पॉइंट क्या होता है बेटा, इट इज वर्टिकल हाइट अबोव बिलो डेटम। देखो ए और बी पॉइंट की बात करी थी, तो ए और बी पॉइंट की बात करी थी तो हमने रेफरेंस फ्रेम के ऊपर ऊपर हमने बात करी थी, और इसी रेफरेंस फ्रेम को हम टेक्निकली डेटम बोलते हैं। वी कॉल दिस रेफरेंस फ्रेम टेक्निकली डेटम, है ना। तो आप एक नोट लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं आपको। देखिए एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट, या हाइट बोल दीजिए आप अभी समझने के लिए, इस वर्टिकल हाइट, है ना, वर्टिकल हाइट अबो और बिलो। अबो और बिलो किसके होंगे, एक रेफरेंस फ्रेम के होंगे। अबो और बिलो है रेफरेंस फ्रेम, है ना, कॉल्ड डेटम, है ना। इस रेफरेंस फ्रेम को मैं डेटम बोलता हूँ। अब कहीं कहीं पे डेटम को वर्टिकल डेटम भी बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं पे डेटम को वर्टिकल डेटम भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया कि टोपोग्राफिकल वर्क में क्या करते हैं हम, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लेबलिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि सर हम लोग जनरली डेटम लेते किसको है ना, हम लोग डेटम किसको लेते हैं। तो बेटा अगर आप टोपोग्राफिकल वर्क कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली जो डेटम लेते हैं वो हम लेते हैं हमारे मीन सी लेवल को। हम हमारे मीन सी लेवल को डेटम लेते हैं, है ना। मीन सी लेवल MSL यहाँ मैंने लिख दिया, है ना। मीन सी लेवल को हम मोस्ट कॉमनली हमारा डेटम लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा मीन सी लेवल होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा मीन सी लेवल बेटा क्या होता है, आ, ये एवरेज एलिवेशन रहता है हाई टाइड्स और लो टाइड्स का। मीन सी लेवल इज एवरेज हाइट ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड। अब देखो समुद्र है तो वहाँ पर टाइड्स आएंगे, कभी बहुत हाई टाइड्स होंगे कभी लो टाइड्स होंगे। तो वहाँ पर जो भी हाई टाइड्स है या लो टाइड्स है उनकी एवरेज हाइट होगी, है ना। अब ये जो एवरेज हाइट होगी ये आप कहाँ निकालोगे, एट सेवरल पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट पे आप इस हाई टाइड्स और लो टाइड्स की वैल्यू को निकालोगे, उनकी हाइट्स को निकालोगे। और कब तक निकालोगे, फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड, है ना। और हम इसको कितने पीरियड तक ये हाइट्स निकालेंगे, 19 साल के लिए, 19 ईयर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि मीन सी लेवल इज ऑब्टेन बाय एवरेजिंग एलिवेशन ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड एट सेवरल पॉइंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 19 ईयर्स, ठीक है। तो मैंने आपको कॉमन डेटम जो हम लेते हैं जनरली मीन सी लेवल उसके बारे में भी बता दिया, ठीक है। अब देखो थोड़े से बेसिक बेसिक बैकग्राउंड हमने बना लिया है, अब थोड़ी सी और चीज़ों पे आ जाते हैं हम। ये एक स्लाइड के माध्यम से मैंने एक यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कुछ, उसको मैं सब समझा देता हूँ आपको। देख मैंने एलिवेशन आपको बता ही दिया, एलिवेशन होता क्या है ना। एलिवेशन क्या होता है बेटा, इट रेफर्स टू वेरियस प्रोसेसेस बाय विच एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स और डिफरेंस इन एलिवेशन आर डिटरमाइंड, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग जब हमने पढ़ा था तो कुछ चीज़ों के बारे में जाना था, उसके बारे में एक बार और जान लेते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा है वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन होता क्या है, देखो ऐसी लाइन विच फॉलो द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसी को मैं बोलता हूँ वर्टिकल लाइन। अब मैं जब वर्टिकल लाइन को डिफाइन कर रहा हूँ तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बात कर रहा हूँ।
तो मुझे हमेशा ये बोलना पड़ेगा कि एक एक लाइन डेट फॉलो द लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसको मैं वर्टिकल लाइन बोल रहा हूँ। अब ये जो लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ये कैसे निकालोगे? ये लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हमको कैसे करना है, कैसे पता चलेगा? आप अपना प्लम बॉब लीजिए, उसके द्वारा आपको लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी, है ना। तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा, दैट लोकल डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटेड इज इंडिकेटेड बाय व्हाट, प्लम लाइन। ठीक है, तो देखो चीज़ें कनेक्ट भी हो रही है आपस में। अब हमने लेवल सरफेस के बारे में भी बात करी थी। अब लेवल सरफेस क्या बोला था मैंने, मैंने बेटा क्या बोला था? ए सरफेस, लेवल सरफेस इज ए सरफेस that is parallel to, that is parallel to mean spherical, mean spherical surface of the earth, है ना। अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगा, वो सरफेस कैसा होगा? लेवल सरफेस होगा। ठीक है, अब अर्थ का सरफेस कैसा होता है बेटा? यू नो दैट अर्थ सरफेस इज कर्व्ड, इट इज नॉट प्लेन। तो हमारा जो लेवल सरफेस होगा, इट विल आल्सो बी व्हाट, कर्व। तो हमारा लेवल सरफेस एक कर्व सरफेस होता है। और एक और कंडीशन यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ, at every point is a level surface is a curved surface that at every point is perpendicular to the local plumb line। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है लेवल सरफेस पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर लेगा किसके, लाइन ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, अब देखो, अब देखो मान लो कि अब लेवल सरफेस है, तो लेवल सरफेस के अंदर ही कोई लाइन होगी, तो उसको मैं बोल दूंगा लेवल लाइन। तो ये लाइन इन लेवल सरफेस इसको लेवल लाइन। अब ये आपका लेवल सरफेस कैसा है बेटा? इट इज कर्व। तो आपकी लेवल लाइन कैसी होगी? आपकी लेवल लाइन भी फिर क्या हो जाएगी? कर्व्ड हो जाएगी। जैसा सरफेस है, तो उस सरफेस में जो लाइन आएगी वो प्लेन तो हो नहीं पाएगी, उसको भी कर्व शेप लेना पड़ेगा। तो लेवल लाइन इज ऑल्सो कर्व, कर्व, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कभी मैं बात करूँ ए प्लेन की, अभी तक मैंने कर्व सरफेस वगैरह चीज़ें बात करी, प्लेन चीज़ें बात नहीं करी है। तो बेटा अगर मैं डिफाइन करता हूँ एक ऐसा प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, देन दैट प्लेन इज कॉल्ड योर ओरिजेंटल प्लेन, है ना। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो, अगर मैंने पिछले फंडामेंटल सर्वेइंग में हमने बात करी थी अबाउट प्लेन सर्वेइंग एंड ऑल्सो अबाउट जियोडेटिक सर्वे। तो अगर मैं प्लेन सर्वेइंग के टर्म्स में बात करूँ, तो इट इज़ ए प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू लोकल वर्टिकल लाइन। अब लोकल वर्टिकल लाइन अभी 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 हमने बात करी, तो लोकल वर्टिकल लाइन क्या होता है ना, लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन, लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन, है ना, वो वाली लाइन ही होगी। ठीक है, यानी लोकल प्लम लाइन हो गई आपकी। ठीक है, चले अब देखो, ए लाइन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड, ए लाइन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक और टर्म लिख दिया मैंने। और प्लेन सर्वेइंग के टर्म्स में बोल दूँ, इट लाइन परपेंडिकुलर टू लोकल वर्टिकल। ठीक है, अब देखो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली, बेसिक बेसिक चीज़ें हमने जान ली है। अब देखो यहाँ पर डेटम है, इस डेटम की वर्टिकल डेटम है या डेटम है, सेम थिंग है, वन एंड मोर सेम थिंग है, डेटम और वर्टिकल डेटम। ठीक है, तो देखो एक ऐसा लेवल सरफेस बाय विच एलिवेशन आर रेफर्ड, है ना। इसको मैंने क्या बोल दिया था, मेरा डेटम बोल दिया था, है ना। इसको मैंने डेटम बोला था ना, अभी बेसिक बेसिक जब चीज़ें करवा रहा था तब मैं बता रहा था। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक रेफरेंस फ्रेम बोल सकता हूँ डेटम को, है ना। आई कैन से दैट माई डेटम, और या फिर वर्टिकल डेटम इज ए रेफरेंस फ्रेम, है ना। इस रेफरेंस फ्रेम के ऊपर या नीचे ही हमें सारी रीडिंग को मेजर करना है, और जो भी हाइट आएगी, वर्टिकल हाइट आएगी, उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसी को मैं एलिवेशन बोल रहा था मैं। तो आई कैन से दैट डेटम और वर्टिकल डेटम इज एनी लेवल सरफेस टू विच एलिवेशन आर रेफर्ड, to which elevations are referenced, है ना। दिस इज द सरफेस दैट इज आर्बिट्रली असाइंड एन एलिवेशन ऑफ जीरो। ठीक है, यहीं से रीडिंग चालू करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट है रीडिंग का, इसको जीरो एलिवेशन दे सकते हो आप, आर्बिट्ररी। चलो, अब एलिवेशन की बात करें। देखो मैंने क्या बोला था, एलिवेशन आप लोग किसके अलॉन्ग मेजर, एलिवेशन में मैंने क्या बोला था, वर्टिकल हाइट बोला था। अब वर्टिकल हाइट मेजर करोगे तो एक वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ही करोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस दैट इज मेजर अलोंग ए वर्टिकल लाइन, और कहाँ से मेजर करोगे, डेटम से ही चालू करोगे, कब तक, पॉइंट तक करोगे, है ना। जैसे हमने रेफरेंस फ्रेम जो था हमारा डेटम, वहाँ से हम पॉइंट ए तक गए थे, पॉइंट बी तक गए थे। ठीक है, वो हमारा एलिवेशन हो गया था पॉइंट ए का, पॉइंट बी का। तो हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अब बेटा कुछ बेसिक डेफिनेशन और है।
है ना। अब यहाँ पर बेटा हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिवेशन होता है, एलिवेशन होता क्या है। हमने एलिवेशन बात कर ली थी कि वर्टिकल डिस्टेंस होती है पॉइंट की अब और बिलो ए डेटा, है ना। मैं पहले एलिवेशन के बारे में एक लाइन है जुड़वा देता हूँ, एलिवेशन के बारे में एक लाइन जुड़वा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। समटाइम्स समटाइम्स reduce level और height, है ना, is also used for elevation। अगर मैंने आपको बोल दिया रेड्यूस लेवल या हाइट, तो मोर एंड लेस मैं कभी कभी क्या एलिवेशन के बारे में ही बात करता हूँ, ये एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अब जान लेते हैं कि रेड्यूस लेवल होता क्या है। देखो रेड्यूस लेवल वही होता है हाइट और डेप्थ ऑफ पॉइंट अब और बिलो डेटा, है ना। तो द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अज्यूम डेटम को ही मैं बोलता हूँ रेड्यूस लेवल, ठीक है। तो वही चीज़ है, उसी चीज़ को अलग भाषा में लिख दिया थोड़ा सा। अब देखो यहाँ एक चीज़ लिखी नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कभी कभी एक और टर्म आता है एल्टीट्यूड, है ना। कभी क्वेश्चन में दे दिया कि इस पॉइंट का इतना एल्टीट्यूड है, उस पॉइंट का उतना एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो बेटा एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड इज वर्टिकल डिस्टेंस, एल्टीट्यूड इज योर वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड मेजर्ड अबो मीन सी लेवल। अब ये मीन सी लेवल क्या होगा यहाँ पे, रेफरेंस फ्रेम हो गई आपकी, यानी ये आपका मीन सी लेवल क्या होगा, डेटम हो गया यहाँ पर, है ना। मीन सी लेवल यहाँ पर क्या होगा, रेफरेंस फ्रेम हो गई, हमारा डेटम हो गया। तो एल्टीट्यूड की जब भी मैं बात करूँ तो आई कैन से दैट इट इज वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड अबो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड अबो मीन सी लेवल, ठीक है। तो अगर मैं मीन सी लेवल के ऊपर की बात करूँ तो एल्टीट्यूड और एलिवेशन क्या है, सेम है। अगर मैं मीन सी लेवल के नीचे की बात करूँ तो एल्टीट्यूड का वहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि एल्टीट्यूड को मैं अबोव मीन सी लेवल ही डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो अब आप लेवलिंग कर रहे हैं बेटा, तो आप लेवलिंग में क्या कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं फॉर लेवलिंग पर्पस। देखो आप लेवलिंग में क्या यूज़ कर सकते हैं, यू विल यूज़, एक मिनट रुक जाइए आप, मैं पेज निकाल लेता हूँ, वहाँ मैं समझा देता हूँ आपको चीज़ें को, ठीक है। अब आप जब लेवलिंग कर रहे हैं बेटा, तो आप लेवलिंग में बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं लेवल लेने के लिए, है ना। अब देखो ये लेवल क्या हो, ये लेवल इक्विपमेंट क्या हो सकता है, आपका ऑटो लेवल इक्विपमेंट हो सकता है जिसका प्रयोग आप कर रहे हो, या डंपी लेवल हो सकता है ना। और वाई लेवल हो सकता है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं फॉर टेकिंग लेवल पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, उसके बारे में और मैं जान लेता हूँ, है ना। डेट इज रिलेटेड टू टेलीस्कोप, है ना। तो देखो आप रीडिंग वगैरह लोगे तो कुछ टेक्निकल टर्म्स आएगी, है ना, उन टेक्निकल टर्म्स को भी हम लोग जान लेते हैं, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से इनका कोई रिलेशन नहीं है, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ पहले ही। लेकिन कोई एग्ज़ाम है ना, जेई लेवल एग्ज़ाम है, तो उसमें ये टर्म्स कभी कभी पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ज़्यादा मैं इसमें जाऊँगा नहीं। देखो यहाँ मैंने लिखा है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, तो मैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव रहता है वो सेंटर ऑफ आई पीस रहता है। अब अपने टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव रहता है ना, और सेंटर ऑफ आई पीस रहता है, उनको आप किसी इमेजिनरी लाइन से जोड़ दीजिए, तो जो लाइन होगी तो डेट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। अब सिमिलरली मैं लाइन ऑफ साइट के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है और इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर है। देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जिसका न्यूमेरिकल के साथ रिलेशन तो नहीं है, पर इसकी डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं कि उसका होता क्या है, इसका मतलब। तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइन ऑफ साइट ऐसी लाइन होती है, ऐसी इमेजनरी लाइन होती है विच जॉइन इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हमारी लाइन ऑफ साइट होती है, इस लाइन ऑफ साइट के द्वारा ही मैं मेरा ऑब्जेक्ट को साइट करूँगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब आप लेवलिंग करेंगे, अब जब आप लेवलिंग करेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टाफ की रीडिंग लेनी पड़ेगी, स्टाफ की रीडिंग लेनी पड़ेगी। अब उसके पहले स्टाफ के बारे में भी जान लेते हैं हमारा स्टाफ क्या होता है। तो बेटा लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, रुक जाइए एक मिनट,
लेवलिंग जब हम लोग करेंगे तो लेवलिंग के दौरान हम लेवलिंग स्टाफ का प्रयोग करेंगे। अब लेवलिंग स्टाफ क्या रहेगा बेटा, एक एल्यूमिनियम लेवलिंग स्टाफ हमारा एल्यूमिनियम या लकड़ी का एक रॉड रहती है। समझ लीजिए कि ये एक एल्यूमिनियम या लकड़ी की वुड की रॉड रहती है, जिसमें कुछ ग्रेजुएटेड रीडिंग लिखी होती है ना, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ रीडिंग्स लिखी होती है। एक एल्यूमिनियम या लकड़ी की रॉड समझ लीजिए, जिसके ऊपर कुछ रीडिंग्स लिखी होती है। इस रीडिंग के द्वारा मैं जहाँ वो भी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट जहाँ पर भी मुझे क्या निकालना है, एलिवेशन निकालना है या फिर रेड्यूस लेवल निकालना है, वहाँ पर इसमें लेवलिंग स्टॉप का रखूँगा और लेवलिंग स्टॉप की रीडिंग मेजर करूँगा। क्योंकि लेवलिंग स्टॉप में क्या रहता है बेटा, इसमें अलोंग द उसकी लेंथ ग्रेजुएटेड रीडिंग लिखी हुई रहती है। ठीक है, तो मुझे लेवलिंग स्टाफ की हाइट पता चल जाएगी। उस लेवलिंग स्टाफ की हाइट क्या है, लाइन ऑफ साइट के अलोंग, लाइन ऑफ कोलिमेशन के अलोंग मुझे लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग पता चल जाएगी। उस रीडिंग के द्वारा मैं पर्टिकुलर पॉइंट के रेड्यूस लेवल निकाल लूँगा, तो मुझे जनरल आइडिया मिल जाएगा टेरेन मेरी कैसी है। तो हम लोग इसके बारे में और जानने बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन होता क्या है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि रीडिंग लोगे आप लाइन ऑफ साइट के अलोंग। तो इन लेवलिंग लेवलिंग में जब आप रीडिंग लोगे तो क्या होना चाहिए, जो आपका लाइन ऑफ साइट रहना चाहिए, इट हैज़ टू बी हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हो, आप रीडिंग ले रहे हो, ये ऐसी जा रही है आपकी लाइन ऑफ साइट। लेकिन जब आप लेवलिंग ले रहे हो तो आपका इक्विपमेंट को इस प्रकार से रखना है कि जो आपका लाइन ऑफ साइट जा रही है वो लाइन ऑफ साइट कैसी हो जाए, आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाए। इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए। जब आप लेवलिंग कर रहे हो, रीडिंग नोट कर रहे हो, तो लाइन ऑफ साइट आपकी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। एंड व्हेन योर लाइन ऑफ साइट बिकम जीरो देन इट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कोलिमेशन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि जब लाइन ऑफ साइट आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो वो जो लाइन है ना, दैट लाइन कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अब देखो लाइन ऑफ कोलिमेशन मैंने बता दिया। अब इसी प्रकार से मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा। ये है रेड्यूस लेवल ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन, है ना। जहाँ पर लाइन ऑफ कोलिमेशन बन रही है वहाँ पर जो प्लेन होगा उसको मैं बोलूँगा बेटा प्लेन ऑफ कोलिमेशन। और उसी प्लेन ऑफ कोलिमेशन का जो हाइट है या फिर जो रेड्यूस लेवल है उसको मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलूँगा। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वापस से हम जो डेफिनेशन से वहाँ पर वापस से आ जाते हैं। देखिए, अब देखो यहाँ मैंने लिखा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब देखो पहले यहाँ पर स्टेशन पे लिखा है, स्टेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो जो भी पॉइंट है बेटा, जहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेड्यूस लेवल आपको फाइंड करना है। कुछ पॉइंट पे आपको रेड्यूस लेवल यानी इलिवेशन फाइंड करना रहेगा। तो उन पॉइंट्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लेवलिंग स्टाफ को ले जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके रीडिंग को नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट जहाँ पर लेवलिंग स्टाफ को हम रखते हैं और रीडिंग नोट करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमको पता चल जाए, तो उन पर्टिकुलर पॉइंट को मैं स्टेशन बोलता हूँ। तो आई कैन से दैट स्टेशन इज अ पॉइंट वेयर लेवलिंग स्टाफ इज हेल्ड फॉर टेकिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इतना मैंने यहाँ लिख दिया कि जहाँ लेवलिंग स्टाफ रखते हैं फॉर टेकिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम व्हाट, योर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब देखो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखो इसको मैंने क्या बोला था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को जनरली मैं बोल देता हूँ प्लेन ऑफ कोलिमेशन, है ना। अब देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आई कैन ऑल्सो कॉल्ड इट इज आर एल ओ प्लेन ऑफ कोलिमेशन, आई कैन ऑल्सो से दैट, है ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इट इज़ द एलिवेशन ऑफ प्लेन ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू अज्यूम डेटा। वही है, अब इसके बारे में और बात करेंगे, थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बनाएंगे तब, है ना। अब देखें, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखें, पहले मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। अब देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर को मैं समझाता हूँ बेटा। अब देखिए यहाँ पर आप समझ लिए, यहाँ पर इस पॉइंट को आप बोल दीजिए, पहले मैं पेन का कलर बदल देता हूँ फिर मैं स्टेशन को डिफाइन कर देता हूँ। देखिए
ये पॉइंट है, इसको मैंने बोला स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरे लेवलिंग स्टाफ को रखा था। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर मैं मेरे लेवलिंग स्टाफ को रख रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ स्टेशन। ठीक है, अब देखिए, अब देखो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है इसको मैं स्टेशन बी बोल देता हूँ, यहाँ भी मैंने लेवलिंग स्टेशन रखा है। इसको मैं बोल देता हूँ स्टेशन सी, यहाँ मैंने लेवलिंग स्टाफ रखा है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बोल देता हूँ स्टेशन डी, जहाँ मैंने लेवलिंग स्टाफ को रखा है। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी मुझे ऐसी आशा। स्टेशन मतलब होता क्या है। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट ए है ना, और यहाँ पे पॉइंट ए का मैंने बोल दिया कि मुझे कुछ न कुछ इस लोकेशन का एलिवेशन पता था, है ना। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मुझे उस पर्टिकुलर जगह का क्या पता था बेटा, उस पर्टिकुलर लोकेशन ए या पॉइंट ए का मुझे एलिवेशन पता था। ठीक है, और मैंने बोल दिया यहाँ पर बी एम लिखा है, इसका मतलब बेंचमार्क होता है। इसको मैं बेंचमार्क थोड़ा बताऊंगा। देखो हल्का सा इतना जान लो कि बेंचमार्क ऐसा पॉइंट होता है जिसका कि एलिवेशन हमें पता होता है, एलिवेशन नोन, इतना याद रखो। ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें पता है उसको मैं बेंचमार्क बोलता हूँ, इस डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए पॉइंट जो है उसको मैं मेरा बेंचमार्क मान लेता हूँ, यानी ए पॉइंट का एलिवेशन मुझे पता है। मान लीजिए कि मीन सी लेवल या फिर डेटम से इसका एलिवेशन है 100 मीटर, है ना। मैंने बार एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ए पॉइंट का एलिवेशन या फिर रेड्यूस लेवल है 100 मीटर, है ना। अब क्योंकि इसका एलिवेशन पता है तो इसको मैं बोल देता हूँ बेंचमार्क। क्योंकि इसको मैं बेंचमार्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके द्वारा ही मैं सारे रीडिंग्स को लूंगा, इसको डेटम मान के पॉइंट ए को। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को I1 पोजीशन पे सेट करा। आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को कहाँ सेट करा, देखो I1, इस पॉइंट को मैं I1 बोल रहा हूँ जहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करा। ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट को I1 पोजीशन पे सेट करा। ठीक है, फिर आप क्या गए, आप गए पॉइंट ए पे लेवलिंग स्टाफ रख के, और आपने क्या करा कि आपको यहाँ पर जो रेड्यूस लेवल ऑफ ए है यानी बेंचमार्क ऑफ ए, वो तो आपको पता है, वो तो 100 मीटर। अब यहाँ पर ए पे आपने क्या रख दिया, at a you kept at a you kept your लेवलिंग स्टाफ, है ना। और लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग आपने कुछ ले ली, है ना। आप ए पे गए और ए पे आपने स्टाफ रखा और ए पे जाके आपने स्टाफ की रीडिंग नोट कर ली। सपोज स्टाफ की रीडिंग आ गई 2 मीटर। देखिए यहाँ पर मैंने ए पॉइंट पे मेरे स्टाफ को रखा, और यहाँ पर जो ग्रेजुएटेड रीडिंग्स होगी कुछ, है ना। तो यहाँ पर मुझे लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग आ गई 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर मेरी इंस्ट्रूमेंट की ये जो जा रही थी लाइन ऑफ साइट, है ना, ये मेरी इंस्ट्रूमेंट की, इसको मैं दूसरा कलर से बता देता हूँ। देखिए ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है, इमेजनरी लाइन जा रही है। ये जो इमेजनरी लाइन जा रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, इस इमेजनरी लाइन को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसको मैं लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बोल देता हूँ मेरी। इस इमेजनरी लाइन को मैं बोल देता हूँ मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ही है, लेकिन लाइन ऑफ साइट यहाँ पर कैसी, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को मैं क्या बोल देता था बेटा, मेरा लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देता था, है ना। तो ये वाली लाइन क्या हो गई मेरी, लाइन ऑफ कोलिमेशन, क्योंकि लाइन ऑफ साइट यहाँ पर कैसी, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड योर लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो यहाँ पर जो प्लेन बनेगा तो वो प्लेन कैसा बनेगा मेरा, प्लेन ऑफ कोलिमेशन ही बनेगा। लाइन ऑफ कोलिमेशन जिस प्लेन में है उस प्लेन को क्या बोलूँगा, प्लेन ऑफ कोलिमेशन ही बोलूँगा मैं, है ना। तो यहाँ पर इस प्लेन ऑफ कोलिमेशन का जो एलिवेशन है ना, आई कैन से कि यहाँ पर जो प्लेन ऑफ कोलिमेशन है, इस प्लेन ऑफ कोलिमेशन का जो रेड्यूस लेवल है, प्लेन ऑफ कोलिमेशन का जो रेड्यूस लेवल है उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसी को मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोल दूंगा। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन में बात करी थी, ये मैंने डेफिनेशन में बात करी थी। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा कि हाउ यू विल फाइंड द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो आप क्या करना कि जो बेंचमार्क एट ए, यानी कि जो रेड्यूस लेवल एट ए है ना, उसके साथ आप लोग क्या कर देना, ये जो स्टाफ रीडिंग है इसको ऐड कर देना।
तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को कभी मैं एच आई बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या निकल जाएगा, बेंचमार्क एट ए प्लस स्टाफ रीडिंग, है ना, प्लस स्टाफ रीडिंग। अब यहाँ पर स्टाफ रीडिंग कितनी है बेटा, 2 मीटर है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा, 100 जो बेंचमार्क था प्लस 2 इक्वल टू 102 मीटर, 102 मीटर, है ना। अब देखो यहाँ पर जो स्टाफ रीडिंग थी, है ना, ए पॉइंट पर, तो ये पहली स्टाफ रीडिंग थी। ए पॉइंट पे जो रीडिंग थी अट ए, अट ए क्या थी आपकी, पहली रीडिंग थी, पहली रीडिंग थी ए पर, है ना। ए पर आपने आपने इक्विपमेंट को सेट करा, इंस्ट्रूमेंट को सेट करा I1 पोजीशन पे, और लेवलिंग स्टाफ आपका ए पे रखा हुआ था, और ए पे आपने पहली रीडिंग ली। ठीक है, अब पहली रीडिंग ली, तो पहली रीडिंग आपने ऐसे पॉइंट पे ली, ऐसे पॉइंट पे ली जहाँ पर आपको बेंचमार्क यानी रेड्यूस लेवल पता हुआ था। तो पहली रीडिंग मैं लेता हूँ जहाँ पे मुझे नोन एलिवेशन पता है, तो डेट पहली रीडिंग इज कॉल्ड योर बैक साइड। ठीक है, डेट पहली रीडिंग इज कॉल्ड बैक साइड। अब आप डेफिनेशन पे आ जाइए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए, बेंचमार्क इज द साइट टेकन, बेंचमार्क इज द साइट या रीडिंग टेकन ऑन द लेवल स्टाफ ऑफ ए नॉन एलिवेशन। यहाँ पे नॉन एलिवेशन कितना था, पॉइंट ए का 100 मीटर, जो बेंचमार्क था ना, तो नॉन एलिवेशन थी हमको, उस पॉइंट पर अगर हम रीडिंग लेंगे लेवलिंग स्टाफ के द्वारा, तो उसको मैं बैक साइड बोल दूंगा। अब देखो इसका इंटेंशन क्या रहेगा, इट्स इंटेंशन इज टू ऑब्टेन द एलिवेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉलिमेशन, है ना। तो इसका इसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा प्लेन ऑफ एलिवेशन का रेड्यूस लेवल निकाल सकता, आई कैन फाइंड आउट रेड्यूस लेवल ऑफ प्लेन ऑफ कॉलिमेशन। और रेड्यूस लेवल ऑफ प्लेन ऑफ कॉलिमेशन को मैं क्या बोल रहा था, मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही बोल रहा था। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही बोल रहा था। तो मैंने क्या करा था, 100 के साथ जो स्टाफ रीडिंग थी यानी बैक साइड, तो जो पहली रीडिंग 2 मीटर, उसको मैंने बैक साइड बोल दिया था। यहाँ से मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 मीटर पता चल गई थी, है ना, अभी एग्जांपल में बताया। तो इस बैक साइड को मैं प्लस साइड भी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने क्या करा, बेंचमार्क के साथ बैक साइड को ऐड करा, है ना। तो इस रीडिंग को मैं हमेशा ऐड करूँगा, तो बैक साइड इज ए रीडिंग विच इज ऑलवेज एडेड, तो इसको मैं प्लस साइड बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज एडेड टू एलिवेशन ऑफ डेट पॉइंट, एलिवेशन ऑफ डेट पॉइंट यानी एलिवेशन ऑफ डेट पॉइंट यानी पॉइंट ए, टू गेट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और प्लेन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलो वापस से हम लोग फिगर पे जाते हैं, चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। अब देखो इसको मैं थोड़ा बेटा यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ वापस से, क्योंकि फिगर तो मैं बार बार नहीं बना पाऊंगा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, अब आपने क्या करा बेटा, अब आपने क्या करा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया था, है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने निकाल लिया था। अब तक की कहानी में उसको आपने 102 मीटर बोल दिया था, यानी प्लेन ऑफ कॉलिमेशन बता दिया था। ठीक है बेटा, अब देखो क्या हो रहा है, अब आप गए, अब आप जाके आप गए और आप अपने अपने जो स्टाफ था उसको आपने पॉइंट बी पे रखा। अब आपको पॉइंट बी का, जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट बी है उसका जो रेड्यूस लेवल है बेटा वो आपको पता नहीं है। रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए आपको पता था, अगर पॉइंट बी का यहाँ पर रेड्यूस लेवल आपको पता नहीं है, यू हैव टू फाइंड द रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी, यू हैव टू फाइंड द रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी। तो अब आप क्या करोगे कि अगर मैंने आपसे बोला कि बेटा फाइंड आउट द रेड्यूस लेवल या एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो रीडिंग आएगी लेवलिंग स्टाफ की, सपोज यहाँ पर कितनी आ गई, 2.5 मीटर आ गई, है ना। तो अगर आपसे मैंने बोला कि फाइंड आउट द रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी, तो आप क्या करोगे, जो भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी उसमें से कुछ स्टाफ की रीडिंग को घटा दोगे, है ना। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था मेरा, 102 मीटर, अभी आपने कैलकुलेट करा था, है ना, बैक साइड के द्वारा फाइंड करा था। अब इसमें से आप कुछ ना कुछ स्टाफ रीडिंग को घटा दोगे, जैसे यहाँ पे 2.5 मीटर है, तो मुझे यहाँ से रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी मिल जाएगा, सपोज 99.5 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पॉइंट सी पे,
अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ पॉइंट सी पे। अब पॉइंट सी का भी मुझे रेड्यूस लेवल जो था वो अननोन था, पता नहीं है। अब पॉइंट सी का रेड्यूस लेवल आप कैसे निकालोगे? जो भी हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसमें से आप स्टाफ रीडिंग को घटा दोगे। स्टाफ रीडिंग कहाँ पर? स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट सी, है ना। तो आप देखो, आपने यहाँ पर स्टाफ रखा तो यहाँ से यहाँ तक की जो रीडिंग आ रही है 3.5 मीटर आ रही है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने पहले बोला था मुझे कि सर 102 मीटर थी। तो इसमें से स्टाफ रीडिंग एट सी आप देखोगे 3.5 मीटर है, इसको आप घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी आपका स्टाफ रीडिंग? कितनी आ जाएगी? आई थिंक 98.5 आएगी ना। 98.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? इस तरीके से आप लेवलिंग में क्या कर रहोगे? आ, जो एलिवेशन है वो निकालते जाओगे। अब मुझे एक चीज़ मुझे आपसे पूछना है कि आपने रेड्यूस लेवल ऑफ ए जो बेंचमार्क था उसका रेड्यूस लेवल था 100 मीटर अबो डेटम, और बी का कितना आ गया बेटा? 99.5 मीटर आ गया रेड्यूस लेवल। सी पॉइंट का कितना आ गया? 98.5 मीटर। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो रेड्यूस लेवल है घट रहा है। तो ये क्या है कि ये जो मेरी टेरेन है ये स्लोपिंग टेरेन है, एक जनरल आइडिया मुझे मिल गया। और क्या है कि इसका जो स्लोप, ये जो स्लोपिंग टेरेन है यहाँ पर रेड्यूस लेवल क्या है? लगातार घट रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? लगातार जो पहाड़ है हमारा, वो पहाड़ पे हम चढ़ नहीं रहे, पहाड़ से उतर रहे हैं, ये तो समझ लीजिए आप, है ना। सिंपल भाषा में मैंने बता दिया अपनी हिंदी भाषा में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने रेड्यूस लेवल ए के द्वारा बी और ए के द्वारा आपने हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकाला, फिर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से आपने स्टाफ रेटिंग को घटा कर रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी निकाल लिया बेटा। देन आफ्टर दैट यू ऑल्सो फाइंड आउट द रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट सी। अब मैंने आपसे बोला कि आप जाइए और रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट डी निकालिए, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट आपका ए पे सेट था और पॉइंट डी जो था, अभी आपका जो इंस्ट्रूमेंट था, अब मैंने आपसे पूछा कि गो एंड फाइंड आउट आर एल ऑफ डी। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर डी इज फार अवे, डी इज वेरी फार अवे फ्रॉम आई वन, जो जहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट सेट था आई वन पोजिशन से। तो स्टाफ की रीडिंग इतनी प्रॉपर मुझे विजिबल नहीं है ना, या मैं देख नहीं पा रहा हूँ, या बहुत दूर है सर, कुछ ऑब्स्टिकल है, कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो आपको तब इन दैट कंडीशन टू फाइंड आउट द, देन इन दैट कंडीशन टू फाइंड आउट द रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट डी, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ना चाहते हुए भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। तो आपने बाद में अपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन बदल दी। तो अब जब इंस्ट्रूमेंट की नई पोजीशन है आपकी I2, ठीक है, अब आपकी इंस्ट्रूमेंट की नई पोजीशन है I2। अब मैंने आपको बोला कि आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट डी। तो देखिए आइए इस पर कैसे बात करते हैं हम लोग। एक मिनट। अब मैंने आपसे क्या बोला कि आपको रेड्यूस लेवल ऑफ डी निकालना है ना, जो कि अननोन है ना। तो अब I1 से आप इसको निकाल नहीं पाओगे, तो आपको ना चाहते हुए भी अपने इंस्ट्रूमेंट को I2 पोजीशन पे सेट करना पड़ेगा। अब आपने सेटअप कर दिया। अब डी पे जाने से पहले आपको वापस से, अब ये आपने नई जगह पे इंस्ट्रूमेंट को सेट करा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको निकालना पड़ेगा। आप नई जगह पे चले गए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी नया आएगा, तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालोगे बेटा? नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालोगे? आर एल ऑफ नोन पॉइंट, आर एल ऑफ नोन एलिवेशन, जहाँ पे पता है वहीं पे आप स्टाफ की रीडिंग ले लीजिए, है ना। उस स्टाफ की रीडिंग को आप आर एल ऑफ नॉन एलिवेशन से जोड़ दीजिए, तो आपको न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपने अभी इंस्ट्रूमेंट को अपना सेट करा है। अब देखो यहाँ पर नॉन एलिवेशन, कहाँ का नॉन एलिवेशन पता था? आखिरी बार का हमको पॉइंट सी का एलिवेशन पता था। तो पॉइंट सी का एलिवेशन आपने मुझे बोल दिया था कि सर आर एल ऑफ नॉन एलिवेशन कितना था पॉइंट सी का? 99.5 मीटर। तो वापस से मैंने इंस्ट्रूमेंट अब I2 पोजीशन पे सेट करा और वापस यहाँ पर पहली रीडिंग ले रहा हूँ।
है ना। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद पहली रीडिंग ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग ली थी मैंने, वो मैंने 1.5 मीटर लिया। देखो पॉइंट सी पे ही ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अगेन द फर्स्ट रीडिंग एट पॉइंट सी, लेकिन इस समय मुझे पॉइंट सी का क्या पता था, एलिवेशन पता चल गया था। आई नो द एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। कितना था, 99.5 मीटर। तो अगेन ये जो 1.5 मीटर है, तो ये जो स्टाफ रीडिंग हो गई 1.5 मीटर, ये मैं कहाँ ले रहा हूँ, ऐसी जगह पे ले रहा हूँ जिसका एलिवेशन मुझे पता चल गया है। इंस्ट्रूमेंट मैंने आई टू पोजिशन पे सेट करा, आई टू पोजिशन पे इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग ले रहा हूँ मैं, वो ऐसी जगह पे ले रहा हूँ जिसका एलिवेशन मुझे पता चल चुका है, 99.5 मीटर, है ना। तो ये जो 1.5 मीटर है, दिस इज़ मेरी बैक साइड, दिस इज़ कॉल्ड बैक साइड, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर लूँगा तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 101 मीटर न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। अब मैंने आपसे बोला कि फाइंड आउट द आर एल एट डी, तो आर एल एट डी में क्या करोगे, वापस से तुम लोग क्या करोगे, जो मेरा न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है यानी 101 मीटर, इसमें से आप स्टाफ रेटिंग एट डी निकाल को माइनस कर देना, कितना है, 2 मीटर। तो आर एल एट ऑफ डी आपको पता चल जाएगा कि सर 1999 मीटर है, ठीक है। तो इन दिस वे यू विल गेट द एलिवेशन और रेड्यूस लेवल ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए टेरेन, ठीक है। तो कभी कभी आपको इंस्ट्रूमेंट को वापस सेट करना पड़ेगा, कभी इंस्ट्रूमेंट को सेट करने की नौबत नहीं आएगी। अब देखो वापस से हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं, वापस से हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। चलिए, अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने बैक साइड क्या बोला था, पहली रीडिंग ले रहा था मैं स्टाफ, यहाँ पर मैंने बैक साइड क्या बोला था आपको, आई हैव टोल्ड दैट बैक साइड क्या हो रहा था, पहली इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद जो फर्स्ट रीडिंग थी उसको मैं बैक साइड बोल रहा था। और ये फर्स्ट रीडिंग में कहाँ ले रहा था, ये ऐसे पॉइंट पे ले रहा था जिसका एलिवेशन आए हो मुझे पता था, नॉन एलिवेशन पे ये मैं रीडिंग ले रहा था। तो आई कैन से दैट बैक साइड इज द रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग आफ्टर द सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और अगर मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू व्हाट, योर बेंचमार्क या रेड्यूस लेवल ऑफ नोन पॉइंट, है ना, प्लस प्लस में बैक साइड, तो इससे आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी। ये फार्मूला पहले मैंने डिफाइन कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इंटरमीडिएट साइड क्या है, इंटरमीडिएट साइड्स आर द साइड टेकन आफ्टर बैक साइड एंड बिफोर साइटिंग द फाइनल पॉइंट, है ना। अब देखो यहाँ पर जो प्रीवियस एग्जांपल में था, तो ये वहाँ पर जो पॉइंट बी था, पॉइंट बी पे जो स्टाफ रीडिंग थी, तो डेट स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट बी, वो था हमारा इंटरमीडिएट साइड, है ना। और पॉइंट सी पर जो स्टाफ रीडिंग थी वो मेरी थी फोर साइड। एक मिनट, इसको थोड़े अच्छे से लिख दूँ, जो स्टाफ रीडिंग विच आई हैव टेकन एट पॉइंट सी, दैट स्टाफ रीडिंग इज कॉल्ड फोर साइड, एफ एस, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो इंटरमीडिएट साइड्स क्या वो लिखा है, दीज आर द साइड टेकन आफ्टर बैक साइड एंड बिफोर साइटिंग द फाइनल पॉइंट, है ना। और इसको माइनस साइड बोल रहे हैं। देखो क्या है, पॉइंट बी पे मैंने क्या कलाकारी करी थी, पहले उसको जान लेते हैं। पॉइंट बी पे मैंने क्या करा था बेटा, उसको जान लेते हैं। अब देखो पॉइंट बी पे मुझे कुछ भी एलिवेशन पता नहीं था, रेड्यूस लेवल अननोन था। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना कि पॉइंट बी का मुझे एलिवेशन पता नहीं था, अननोन था पॉइंट बी का, तो मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करके रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी निकाला था। अब देखो यहाँ पर ए के बाद जब रीडिंग ली मैंने पॉइंट बी पे, इसको मैं बोलता हूँ मेरा इंटरमीडिएट साइड, है ना। और बी सी पे जो स्टाफ की रीडिंग ली, इसको मैं बोलता हूँ बेटा फोर साइड। अब देखो फोर साइड क्या होता है, पहले वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो मेरा इंस्ट्रूमेंट सेट था आई वन पोजिशन पे, और आई वन पोजिशन पे इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो आई आखिरी रीडिंग ली मैंने, तो किस पॉइंट पे ली, ए बी या सी पे ली आखिरी रीडिंग, मैंने सी पॉइंट पे रीडिंग ली,
और वो रीडिंग कितनी थी, 3.5 मीटर थी। इन दिस केस इंस्ट्रूमेंट मैंने I1 पोजीशन पे सेट करा और I1 पोजीशन से 3 रीडिंग ली। एक बार A पर ली, फिर B पे ली, C पे ली। आखिरी रीडिंग मैंने कहाँ पे ली, स्टॉप रीडिंग एट पॉइंट C। तो ये जो आखिरी रीडिंग है विच इज़ टेकन एट पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन, देखो पॉइंट C का भी मुझे, आई डोंट नो द एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का भी मुझे रेड्यूस लेवल पता नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो आखिरी रीडिंग ले रहा हूँ मैं, तो दैट आखिरी स्टॉप रीडिंग इज कॉल्ड योर फोर साइड। तो आई कैन से दैट फोर साइड इज द स्टॉप रीडिंग टेकन ऑन ए स्टॉप हेल्ड एट लास्ट पोजिशन हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइन, है ना। और एट चेंज पॉइंट में बताऊंगा होता क्या है चेंज पॉइंट, ठीक है। तो फोर साइड इज यूज टू डिटरमाइन एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन, हियर इन दिस केस स्टाफ स्टेशन सी, ठीक है। तो अब यहाँ से एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन सी मैंने क्या करा था, कैसे निकाला था, आर एल ऑफ सी क्या करा था मैंने, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड करा था। आखिरी रीडिंग थी, है ना। कब आखिरी रीडिंग थी, I1 से जो मैंने आखिरी रीडिंग ली थी वो फोर साइड थी इन दिस केस। और कहाँ पे लेता हूँ मैं, ऐसे पॉइंट पे लेता हूँ जिसका आर एल मुझे पता नहीं है। बैक साइड वहाँ लेता हूँ जिसका आर एल पता है, लेकिन फोर साइड कहाँ रहता हूँ मैं, जिसका आर एल मुझे पता नहीं है। तो आई एम गिविंग यू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन बेटा सम रीडिंग्स आर टेकन बिटवीन बैक साइड एंड फोर साइड। सपोज एट पॉइंट बी पे जो मैं साइड ले रहा हूँ इंटरमीडिएट साइड, वो बैक साइड और फोर साइड के बीच में, मतलब स्टार्टिंग रीडिंग इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग हो गई, जो आखिरी रीडिंग हो गई, उसके बीच में भी मैं कुछ रीडिंग ले सकता हूँ, एन नंबर ऑफ रीडिंग ले सकता हूँ। यहाँ पर तो एक ही रीडिंग ली है। तो इन दिस केस माई रीडिंग टेकन एट पॉइंट बी, दिस इज इंटरमीडिएट साइड, है ना। और कहाँ पे ले रहा हूँ इंटरमीडिएट साइड, एट आर एल ऑफ, जिसका मुझे आर एल पता नहीं है, एट पॉइंट वेयर आर एल इज अननोन, ठीक है। अब देखिए वापस से आइए आप, इंटरमीडिएट साइड इज द साइड टेकन आफ्टर बैक साइड एंड बिफोर साइटिंग द फाइनल पॉइंट, है ना। यानी यहाँ पर पॉइंट बी पर इंटरमीडिएट साइड ले रहा हूँ, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड माइनस साइड। माइनस साइड क्यों बोला, क्योंकि तुमने आर एल और बी निकालने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या करा, स्टाफ रीडिंग यानी इंटरमीडिएट साइड को घटाया था यहाँ पर, है ना। माइनस वाली चीज़ हो रही थी यहाँ पर। दीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्लेन ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू गेट रेड्यूस लेवल ऑफ डिफरेंट पॉइंट। जैसे सपोज हियर आई गेट द रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी, है ना। और इंटरमीडिएट साइड बेटा बहुत सारी हो सकती है ना। अब यहाँ पर तो एग्जाम्पल के केस में मैंने एक ही रीडिंग बताई, आप क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो फोर साइड क्या होती है, फोर साइड लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइनस साइड। वापस से आर एल ऑफ सी निकालने के लिए यू हैव डन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, ठीक है। अननोन लोकेशन पे ही हमने निकाला था। अब देखो नाउ आई एम डिफाइनिंग अनदर थिंग दैट इज चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहले मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो बेटा कुछ पॉइंट होते ऐसे होते हैं जहाँ पर मैं मेरी बैक साइड भी निकालूंगा और फोर साइड भी निकालूंगा, है ना। देर आर सम पॉइंट्स एट विच आई विल टेक व्हाट बोथ फोर साइड एंड एट विच आई विल टेक बोथ बैक साइड एंड फोर साइड, है ना। देर आर सम पॉइंट जैसे स्टेशन डी पे मैं बात कर, स्टेशन डी पे जब मुझे आर एल निकालना था, स्टेशन डी नहीं है तुम्हारा, है ना। देखो यहाँ पर जब तुम स्टेशन सी पे जब काम कर रहे थे, तो स्टेशन सी पे जब मेरा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे था, I1 पे था, तब मैंने स्टेशन सी पे जो रीडिंग निकाली थी वो क्या थी, फोर साइड थी। फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया था, I2 पोजीशन पे सेट कर दिया था। मैंने इंस्ट्रूमेंट को पहले I1 पोजीशन पे सेट करा था और I1 पोजीशन से जो लास्ट रीडिंग ली थी, है ना, स्टेशन सी पे, वो मेरी फोर साइड थी। फिर मैं I2 स्टेशन पे चला गया था। अब यहाँ पर मुझे I2 स्टेशन के लिए जब मेरे को न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए थी, तब मैंने क्या करा था, वापस स्टाफ रीडिंग ली थी एट स्टेशन सी। तो वो जो पहली रीडिंग ली थी मैंने स्टाफ स्टेशन सी पे, तो डेट रीडिंग इज बैक साइड, क्योंकि मैं नॉन एलिवेशन वाले अभी तक यहाँ तक आने के बाद मुझे रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट्स की पता चल गया। तो यहाँ पर स्टेशन सी जो है उस पर जो मैं रीडिंग ले रहा हूँ, डेट रीडिंग इज माई बैक साइड, ठीक है। तो और स्टेशन सी में फोर साइड और बैक साइड दोनों ले रहा हूँ, तो डेट स्टेशन सी इज मेरा चेंज पॉइंट, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ टर्निंग पॉइंट।
ठीक है, अब ये चीज़ चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ डिनोट करेगा, चेंज पॉइंट डिनोट मी दैट आई एम शिफ्टिंग माई लेवल, आई एम शिफ्टिंग माई लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले I1 पे था जहाँ से मैंने फोर साइड ली थी, और अब इंस्ट्रूमेंट मेरा I2 पे चला गया जहाँ से मैंने बैक साइड ली। So this change point is denoting that I am shifting my level instrument, and I am taking both reading four side and back side are taken on back side on change point। तो चेंज पॉइंट में फोर साइड और बैक साइड दोनों ले रहा हूँ, इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलता हूँ। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। और चलिए अब मैं एक और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दैट यू शुड नोट दैट, एक मिनट, देखिए यहाँ पर ये सारे टर्म हमने कवर कर लिए हैं, सारे टर्म के बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एक चीज नोट करें, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड आर टेकन वेयर RL इज अननोन, है ना, एंड RL इज टू बी फाइंड आउट, एंड RL अननोन है और RL आपको फाइंड आउट करना है, अननोन है अभी, तो इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड आप वहाँ पर लेंगे, है ना। बट अब यहाँ एक और चीज़ है, जो आप फोर साइड लेते हो, दिस फोर साइड इज टेकन ऑन ए पॉइंट विच इज आइदर योर चेंज पॉइंट और लास्ट पॉइंट ऑफ सर्वे, और लास्ट पॉइंट ऑफ सर्वे, है ना। अब देखो चेंज पॉइंट पे लूंगा मैं फोर साइड और लास्ट पॉइंट ऑफ सर्वे। अब देखिए वापस से मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर यू कैन सी डैट डी एट स्टेशन डी, जो मैं स्टाफ रीडिंग ले रहा हूँ, है ना, दिस 2 मीटर, तो दिस स्टाफ रीडिंग ऑफ 2 मीटर, है ना, इसको भी बेटा मैं फोर साइड बोलूँगा, क्योंकि डी के बाद तो मैं आगे सर्वे का काम कर नहीं रहा हूँ। डी के बाद ई स्टेशन कहीं पर दिखाया है क्या फिगर में, क्या डी के बाद पॉइंट ई मैंने कहीं पे दिखाया है, फिगर में नहीं दिखाया, डी स्टेशन के आगे की रीडिंग नोट डाउन नहीं करी है। तो दिस इज द लास्ट रीडिंग टेकन एट स्टेशन डी, तो डेट लास्ट रीडिंग इज फोर साइड, रीडिंग टेकन एट डी इज ऑल्सो फोर साइड। नाउ आई एम टेलिंग दैट जब आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप करा I2 पोजिशन पे, तब आपने एक बार बैक साइड ले लिया स्टेशन सी पे, फिर आपने फोर साइड ले लिया स्टेशन डी पे, लेकिन यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट साइड नहीं लिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी इंटरमीडिएट साइड आए, आप बैक साइड ले लीजिए स्टार्टिंग में और आखिरी में फोर साइड ले लीजिए, फिर इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देना आप वापस से नई पोजीशन पे। इस तरीके से प्रोसेस हो सकता है। इंटरमीडिएट साइड आपने जरूरी नहीं है कि लेना पड़े आपको, और इंटरमीडिएट साइड एक नहीं बहुत सारे इंटरमीडिएट साइड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बी और सी, जब सी पॉइंट पे आपका लास्ट रीडिंग था, है ना, तो यहाँ पर आप कुछ और पॉइंट मान लीजिए B1, या कुछ और पॉइंट मान लीजिए B2, यहाँ पर भी अगर आप रीडिंग ले लेते, स्टाफ रीडिंग ले लेते, तो ये भी आपका इंटरमीडिएट साइड में आ जाती है, ये स्टाफ रीडिंग भी। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी है बेटा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने कुछ डिटेल में बात करने की कोशिश करी है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लाइन ऑफ साइट बता दिया, लाइन ऑफ कोलिमेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्टेशन, ये चीज़ें भी हमने कवर कर ली है, और फिगर के माध्यम से भी हमने चीज़ों को कवर करी है। बैक साइड हमने बता दिया है क्या होता है, RL पता है जिस जगह का, वहाँ पर बैक साइड लूँगा, फोर साइड आखिरी रीडिंग लूँगा इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद। चेंज पॉइंट टर्निंग पॉइंट बता रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिनोट करेगा। इंटरमीडिएट साइड बिटवीन फोर साइड एंड बैक साइड लूँगा मैं। अब यहाँ पर पैरेलैक्स बच रहा है, पैरेलैक्स क्या होता है, ठीक है। पैरेलैक्स आई कैन से दैट बेटा इट इज apparent, पैरेलैक्स आई कैन से दैट, पैरेलैक्स आई कैन से दैट दिस इज apparent मोमेंट ऑफ इमेज, इतना आप समझ लीजिए। न्यूमेरिकल में इसका न्यूमेरिकल कुछ से बनेंगे नहीं, बेसिक टर्म समझ लीजिए। जैसे आप क्या करते हैं कि अगर आप अपनी लेफ्ट आई से देखेंगे, है ना, और राइट आई से देखेंगे, तो आपको इमेज थोड़ा अलग अलग दिखाई देगा, है ना। तो दिस इज ड्यू टू पैरेलैक्स, कुछ अपेरेंट मूवमेंट होती है इमेज की, इसको टेक्निकली मैं क्या बोलता हूँ, पैरेलैक्स बोलता हूँ। ठीक है, लेफ्ट आई से कुछ अलग दिखाई देगा और राइट आई से थोड़ा सा अलग दिखाई देता। कभी कभी आप देखोगे कि आपको ऐसा होता है आपके साथ, है ना, एक आंख बंद करके आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, कुछ अलग दिखेगा, फिर दूसरी आंख से कुछ अलग दिखेगा। ठीक है, चलिए मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बता दी है। नाउ
हम लोग आ जाते हैं बेंचमार्क क्या होता है ना। चलिए, मैंने बेंचमार्क यहाँ पे पिछली बार एग्जांपल में बताया था, जो मेरा पॉइंट ए था जिसका आर एल ऑफ पॉइंट ए मुझे पता था 100 मीटर था, उसको मैंने बेंचमार्क बोल दिया था, है ना। तो बेंचमार्क बेटा ऐसा पॉइंट रहता है जिसका एलिवेशन मुझे पता है ना। बेंचमार्क इसे पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, सिंपल भाषा में मैं बात करूँ तो, है ना। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब बेंचमार्क क्या होता है बेटा, आई कैन से दैट बेंचमार्क इसे फिक्स रेफरेंस पॉइंट, है ना, जिसका कि एलिवेशन हमें पहले से पता होता है। अब देखो, फिक्स रेफरेंस पॉइंट हो गया तो बेंचमार्क क्या हो सकता है, एक परमानेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, विच कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी मैन मेड भी हो सकता है बेंचमार्क, है ना। नेचुरल या आर्टिफिशियल भी हो सकता है बेंचमार्क। जैसे मान लीजिए कि आपको रीडिंग लेनी है, तो मान लीजिए कि आपको मैंने बोला है सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर है। अब सीमेंट कंक्रीट का जो फ्लोर है, ये सॉइल का तो है नहीं, सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर की लेवल बदल जाएगा, हाइट बदल जाएगा, पक्का बना हुआ है, पक्का ग्राउंड है। सीमेंट कंक्रीट का जो फ्लोर होता है एक पक्का ग्राउंड है ना, पक्का सीमेंट कंक्रीट का, है ना। ये इसमें कुछ परिवर्तन तो आएगा नहीं, तो इसको मैं बेंचमार्क की तरह यूज कर सकता हूँ। तो आई कैन से दैट पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, दैट इज आई एम कॉलिंग इट एज बेंचमार्क। ठीक है। अब देखो, बेंचमार्क को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ in 4 categories. Let me tell you about this. What is Great Trigonometrical Survey, है ना। GTS बेंचमार्क क्या होता है, इसके बारे में बात कर देता हूँ। बेटा, जो GTS बेंचमार्क रहता है, these benchmark are established very accurately. So there are some benchmark which are established very accurately, है ना। And these benchmark are established very accurately in our India with respect to Bombay High. Bombay High का मैंने आपको बताया था, है ना, मीन सी लेवल बताया था ना मैंने आपको। तो GTS benchmark are the benchmark which are measured established very accurately with respect to benchmark। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करता है बेटा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट होता है ना, जो GTS बेंचमार्क स्टैब्लिश करता है। यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। और दिस बेंचमार्क आर वाइडली स्पेस, दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। देखो, और सिमिलरली क्या होता है आपका, यू हैव आल्सो परमानेंट बेंचमार्क। अब परमानेंट बेंचमार्क, दिस बेंचमार्क एस्टेब्लिश बाय व्हाट, स्टेट PWD इसको एस्टेब्लिश कर सकती है, और इसको सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट वाले भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और these are all these are established between your GTS benchmark, है ना। these are widely spaced between widely spaced GTS benchmark के बीच में इसको establish करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये थोड़े क्लोज रहते हैं, परमानेंट बेंचमार्क थोड़े क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग कुछ थोड़ी सी बात कर ले टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है, ठीक है। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है आपको। अब टेम्पररी बोल रहा है तो आप इसको स्टैब्लिश कैसे करेंगे, टेम्पररी पर्पस के लिए करोगे ना बेटा। तो फॉर टेम्पररी पर्पस यू विल स्टैब्लिश टेम्पररी बेंचमार्क। दीज आर द बेंचमार्क विच आर स्टैब्लिश टेम्पररी वेर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पर भी जरूरत है वहाँ स्टैब्लिश कर लेंगे अपन, ठीक है। अब जनरली क्या होता है बेटा कि आप लोग सर्वे कर रहे हैं, है ना। आपको मैंने बोला जाओ जाके रोड वर्क का सर्वे करिए। आप पॉइंट ए पे गए, पॉइंट बी पे गए, सी पे गए, डी पे, ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट पे गए। अब कहीं पे जाके पॉइंट ए से लेके पॉइंट ए तक, ए बी सी डी ई, और ये ऐप पे जाके आप दिन के रात के समय तक आपने सुबेरे ए से काम चालू करा, ए बेंचमार्क से आपने काम चालू करा, और रात आते आते आप ए पॉइंट पे आ गए, है ना, ए पॉइंट तक आ गए। अब यहाँ पर आपने दिन का काम समाप्त कर दिया। आप जब अगले दिन आएंगे तो आप अपने काम को वापस से कहाँ से चालू करो, ऐप से चालू करोगे। तो ऐप पॉइंट पे जो मैं बेंचमार्क इस्टेब्लिश करूँगा, है ना, आगे के काम करने के लिए, तो ऐप पॉइंट पे जो बेंचमार्क मैं इस्टेब्लिश करूँगा, आई कैन से दैट एज टेम्पररी बेंचमार्क। तो दीज आर द पॉइंट एट विच ए डे वर्क इज क्लोज एंड नेक्स्ट डे वर्क इज स्टार्टेड, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आर्बिटरी बेंचमार्क भी होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है आर्बिटरी बेंचमार्क। देखो, दी ये जो बेंचमार्क होते हैं, इनका एलिवेशन किसी फिक्स डेटम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आई कैन से दैट देयर आर सम बेंचमार्क, बेटा आई कैन से दैट देयर आर सम बेंचमार्क्स, है ना,
whose elevation do not correspond to any fixed datum, ना। तो इसको मैंने बोल दिया आर्बिटरी बेंचमार्क, है ना। चलिए ठीक है, बेंचमार्क को आर्बिटरी अज्यूम कर लेंगे हम। और कहाँ अज्यूम करेंगे बेटा? स्मॉल एरिया के सर्वे के लिए, जैसे छोटे से एरिया में सर्वे करना है तो वहाँ ये सारी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखो, हम लोग थोड़ी सी अब थ्योरी है, थ्योरेटिकल बातें हैं, हम उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कुछ डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी थी, है ना। हमने अब देखो, अभी मुझे कितना आज की क्लास में 3 टॉपिक और करवाने हैं, थोड़ा फास्ट चलूँगा मैं। देखो पहला, मैं डायरेक्ट, देखो बहुत सारे मेथड होते हैं लेवलिंग के। पहला जो मेथड होता है डायरेक्ट लेवलिंग मेथड बोलते हैं, इसी को मैं स्प्लिट लेवलिंग मेथड भी बोलता हूँ। अब देखो स्प्लिट लेवलिंग मेथड होता है डायरेक्ट लेवलिंग मेथड। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले तो बात कर लूँ मैं कि ये होता है हमारा मोस्ट कॉमन मेथड है लेवलिंग का, है ना। अब इस मेथड में क्या होता है बेटा, एक स्प्लिट लेवल रहती है ना, विच इज फिक्स टू द टेलीस्कोप ऑफ ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। देखें यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या रहता है, स्प्लिट लेवल रहता है ना, विच इज फिक्स टू व्हाट, योर टेलीस्कोप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का जो टेलीस्कोप रहता है उस पर फिक्स रहते हैं। हियर वी आर यूजिंग ए स्प्लिट लेवल विच इज फिक्स टू टेलीस्कोप ऑफ ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, हम स्प्लिट लेवल को फिक्स क्यों करते हैं टेलीस्कोप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से? तो वी डू दिस टू मेक व्हाट, योर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल कर दी तो वो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो जाएगी, और हम अब स्टाफ की रीडिंग लेना चालू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, है ना। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से अबाउट डायरेक्ट लेवलिंग। अब कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग तो आपको पता ही होगी बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक इनडायरेक्ट मेथड है लेवलिंग का, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकालूंगा, सपोज दो पॉइंट ए और बी के बीच का, है ना, इनडायरेक्टली निकालूंगा। अगर मुझे दोनों पॉइंट ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है और वर्टिकल एंगल भी पता है, सपोज कैसे, मैं यहाँ बना देता हूँ। पेन का कलर बदल लेते हैं हम पहले। चलिए देखिए, दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की मुझे क्या करना है, डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मुझे ए और डी पॉइंट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल दूरी है वो पता चल जाए, और जो वर्टिकल एंगल है यहाँ पर ए और बी के बीच में वो पता चल जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल सकता हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग भी हम कवर करेंगे इन डिटेल में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी टेन अल्फ़ा ही हो जाएगा कि कुछ और होगा, आप बताइए। ये जो डिफरेंस ऑफ एलिवेशन था एच, है ना, तो एच बाई डी इक्वल टू वाट, योर टेन अल्फ़ा। तो यहाँ से जो डिफरेंस इन एलिवेशन है बेटा एच, यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, अब इसी प्रकार से बैरोमेट्रिक लेवलिंग पे आ जाते हैं हम। अब बेटा आई कैन से दैट बैरोमेट्रिक लेवलिंग इज अनदर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग, है ना। बैरोमेट्रिक लेवलिंग की बात कर लेता हूँ। अब इन बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या करता हूँ मैं, आई विल मेजर एलिवेशन इनडायरेक्टली फ्रॉम चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो आप प्रेशर कैसे नापते हो, यू मेजर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। मैं यही बोल रहा हूँ ना, आप प्रेशर कैसे नापते हो, आप बैरोमीटर की सहायता से प्रेशर नापोगे। ठीक है,
और अगर मुझे चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता चल जाता है तो वहाँ से जो रिलेशन आएगा, है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बोला बेटा यू हैव 2 पॉइंट, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए. नाउ दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, this point A and this point B are at different elevation. और मैंने आपको पूछा कि फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पता चल जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एट पॉइंट बी पता चल जाए, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक रिलेशन निकालेंगे हम एलिवेशन का. ठीक है, तो उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल लेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वी आर फाइंडिंग एलिवेशन इनडायरेक्टली फ्रॉम चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दोनों जगह ए और बी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लीजिए, उनका चेंज निकाल लीजिए, उसके द्वारा हम एलिवेशन का चेंज निकाल लेंगे. अब देखो मैंने आप एक चीज़ आपको पता होगी दैट एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जो होता है इट डिक्रीज, सॉरी, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एलिवेशन, इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एलिवेशन. ये पॉइंट आपको पता होगा. आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ेगा जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट विल डिक्रीज, है ना. तो मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम बता देता हूँ, जैसे एल्टीमीटर हो गया, एंड्रॉयड बैरोमीटर हो गया या मर्क्यूरी बैरोमीटर हो गया. दीज आर यूज टू डिटरमाइन चेंजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जो अल्टीमीटर रहता है दीज आर यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन एरोप्लेन, है ना. ये कुछ पॉइंट है, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं. अब देखो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा और आपको बताता हूँ हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग. हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है, पहले मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ वापस से. देखिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो नहीं बनेंगे इन चीज़ों पे, है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. उस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. चलिए अब देखो हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है ना. अब देखो बेटा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है जहाँ पर आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या रहता है, वाटर बॉईल करना चालू रहता है. देयर इज सम टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होगा, स्टार्ट करेगा, है ना. तो अगर मैं वो टेम्परेचर फाइंड कर लूँ जहाँ पर आपका पानी बॉईल करना चालू हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा. तो ये हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में क्या करूँगा बेटा, एलिवेशन इज डिटरमाइन बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग ऑफ वाटर स्टार्ट. ठीक है. अब देखो ये जैसे 2 पॉइंट है ए और पॉइंट बी, तो अगर यहाँ इन दोनों पॉइंट पे जो पानी है वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉईल करना चालू करेगा. तो वो जो टेम्परेचर अगर मुझे पता चल जाए तो उस टेम्परेचर के द्वारा इनडायरेक्टली भी मैं पॉइंट ए और बी के बीच में जो एलिवेशन का डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो ये हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग थी. और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपका एल्टीट्यूड, जब आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहेगा वो होता है डिक्रीज, है ना. ये एक पॉइंट था, ये भी मैंने आपको बता दिया. तो काफ़ी सारे मेथड है लेवलिंग के. पानी किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा वो पता कर लो, यानी हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग के द्वारा आप डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल लो, या चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है अलग अलग पॉइंट पे, उसके द्वारा इनडायरेक्टली आप क्या निकाल लो, डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल लो. ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ कर लो, है ना. डायरेक्ट लेवलिंग भी होता है, फिर कॉमनली तो हम डायरेक्ट लेवलिंग करते हैं. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं बेटा. देखो अब देखो सिंपल लेवलिंग के बारे में बात कर लेते हैं. देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है. देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ. देखो पहला हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल लेवलिंग की. तो सिंपल लेवलिंग में क्या करेंगे बेटा, 2 पॉइंट है उनका हाइट का डिफरेंस निकाल लेंगे. 2 पॉइंट है ए और बी, सपोज उनके हाइट का डिफरेंस निकाल लेंगे बाय ओनली वन सेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, बाय ओनली वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जैसे इस केस में जो प्रीवियस हमने केस पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, यहाँ पर अगर मुझे यहीं तक अगर मैंने मुझे अगर यहाँ पर आर एल और
पॉइंट बी पता करना था, है ना। तो आर एल ऑफ पॉइंट बी तो मैंने एक सिंगल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ही पता कर लेना था, इतने केस में ही खत्म, कहानी खत्म हो जाती। तो मुझे I2 पोजीशन पे इंस्ट्रूमेंट नहीं ले जाना पड़ता, I1 पोजीशन पे जब इंस्ट्रूमेंट था तभी मेरा काम हो जाता। तो अगर सिंगल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ही मुझे दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस या रिलेशन पता चल जाता, जैसे यहाँ पर ए और बी है ना। सिंगल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा तो मैं सिंपल लेवलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बेटा मान लीजिए कि अगर मुझे पॉइंट डी का एलिवेशन निकालना था, तो यहाँ पर पॉइंट डी का एलिवेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मजबूरन में I2 पोजीशन से अपने इंस्ट्रूमेंट को कहाँ लाना पड़ा, I2 पोजीशन पे मेरे इंस्ट्रूमेंट को लाना पड़ा। आप देख रहे हो I2 पोजीशन पे इंस्ट्रूमेंट को लाया, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करी ताकि मुझे आर एल ऑफ पॉइंट डी पता चल जाए। तो डिफरेंस ऑफ एलिवेशन जब मुझे निकालना है, जब मुझे डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकालना पॉइंट ए और डी के बीच में, तो यहाँ पर मुझे इंस्ट्रूमेंट की दो सेटिंग की ज़रूरत है। I1 पे पहले करा, फिर I2 पे करा, तब मैंने एक से अधिक इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करी, है ना। तब जब मुझे इंस्ट्रूमेंट की एक से अधिक सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो लेवलिंग का मेथड मैं अडॉप्ट करूँगा, जो क्लासिफिकेशन है लेवलिंग का, उसको मैं बोल दूंगा डिफरेंशियल लेवलिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओनली वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहेगा सिंपल लेवलिंग में, और जो डिफरेंशियल या कंपाउंड लेवलिंग है, यहाँ पे मोर देन वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहेगी, है ना। जैसे यहाँ पर ए और बी का एलिवेशन निकाल लोगे ऊपर वाले केस में, तब एक सेटिंग में काम हो जाएगा। जब ए और डी पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस निकालोगे तब आपको एक से अधिक, यानी यहाँ पर तो दो दो सेटिंग लगी थी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। अब देखो, अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। नाउ आई एम गिविंग द स्टेटमेंट, लिसन केयरफुली। इन डिफरेंशियल लेवलिंग I will require more than one settling of instrument for determining what difference of elevation between two or more point। और ये कब मैं यूज़ करूँगा बेटा, जब दोनों पॉइंट बहुत अधिक दूरी पर है। सपोज ए और बी के बीच की जो दूरी है वो बहुत अधिक है, लार्ज डिस्टेंस पे। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर जैसे पॉइंट ए एंड बी है, ए एंड डी है, ये क्या है, दीज आर एट लार्ज डिस्टेंस। तब मैं डिफरेंशियल लेवलिंग यानी कंपाउंड लेवलिंग का प्रयोग करूँगा। या जो ये दोनों हैं ए एंड डी, इनमें एलिवेशन का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा, एलिवेशन डिफरेंस क्या है बेटा, मोर है, बहुत अधिक है एलिवेशन डिफरेंस का। या ये दोनों पॉइंट हैं यहाँ पर ए एंड डी, सपोज इनके बीच में बेटा कोई ऑब्स्टिकल आ गई, इनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, है ना, जिससे मुझे रीडिंग लेने में क्या हो, दिक्कत आ रही है, और मुझे मजबूरन इंस्ट्रूमेंट की वापस से सेटिंग नई पोजीशन पे करना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं चेक लेवलिंग के बारे में। देखो हमने बेसिक बेसिक आज कवर करते जा रहे हैं, और बेसिक बेसिक में हमने न्यूमेरिकल वाली चीज़ें भी कर ली थी थोड़ी बहुत, आरएल कैसे निकालते हैं। चलिए चेक लेवलिंग क्या करते हैं। देखो चेक लेवलिंग इट इज़ ऑल्सो एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग, है ना। अब इसका नाम से आप क्या करोगे कि जब भी आपको एलिवेशन आपने पहले से ही निकाल लिया है, उन एलिवेशन की आपको चेक करना है कि आपने सही करा है कि नहीं। तो जस्ट फॉर चेकिंग ऑफ एलिवेशन द लेवलिंग दैट यू डू इज चेक लेवलिंग। तो मैं बेटा आई एम डूइंग फॉर व्हाट पर्पस, आई एम डूइंग चेक लेवलिंग फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग व्हाट लेवल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आई डू चेक लेवलिंग फॉर पर्पस ऑफ चेकिंग ऑफ एलिवेशन विच हैव बीन ऑलरेडी ऑब्टेन। पहले से जो ऑब्टेन है एलिवेशन उनको चेक कर रहा हूँ बस वापस से, ठीक है। अब जनरली कहाँ क्या कब करते हैं इसको, जनरली कब करते हैं, डे एंड। जैसे आपने दिन भर काम करा, बहुत काम करा, है ना, अब आपका दिन खत्म होने वाला है, तो क्या करोगे आप, जब लास्ट पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट से आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ क्या कर दोगे, चेक लेवलिंग कर दोगे। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा जो आपने काम करा है वो उसमें एक्यूरेसी करी है या नहीं। वरना अगले दिन जब आप आओगे तो जो लास्ट पॉइंट से ही आप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कि जो आपकी एरर है वो आगे भी बढ़ जाए। इसलिए दिन दिन जब ख़त्म होने वाला है तो लास्ट पॉइंट से आप वापस से फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाइए और जो लेवल है उसको चेक करते जाइए। तो जनरली इट इज़ डन एट द एंड ऑफ ईच डे वर्क फ्रॉम द लास्ट पॉइंट टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्वे ऑफ डेट वर्क, है ना। ठीक है आगे बढ़ते बेटा, हम लोग आते फ्लाई लेवलिंग के बारे में। अब देखो फ्लाई लेवलिंग क्या होती है।
देखो फ्लाई लेवलिंग भी एक प्रकार का डिफरेंशियल लेवलिंग ही होता है, ठीक है। अब फ्लाई से मतलब क्या समझते हो आप, उड़ उड़ के कर रहे हो क्या लेवलिंग, है ना। अब देखो एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे फ्लाई लेवलिंग में क्या कर रहे हो, फ्लाई का मतलब क्या, उड़ उड़ के करना, यानी बहुत फटाफट फटाफट आप उड़ रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो। तो मान लीजिए कि आपको सर्वे का काम कर रहे हो, आप बहुत तेज़ स्पीड से कर रहे हो, है ना। आप बहुत तेज़ स्पीड से आपको सर्वे का काम करना है, और आप लेवल या एलिवेशन का डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो सारी कहानी फ्लाई लेवलिंग में आ जाएगी। देखो क्या होता है, अब देखो फ्लाई लेवलिंग क्या होता है। फ्लाई लेवलिंग में मैं अप्रोक्सीमेट एलिवेशन निकालूंगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा बोलूँ कि 99.57 मीटर, मैं बस इतना निकाल लूँगा 99.5 मीटर। जैसे किसी पॉइंट किसी जगह का एलिवेशन है बेटा 99.43, तो मैं इतना बोल लूँगा कि 99.4 कुछ होगा, है ना, या 99 होगा, जो भी होगा। मतलब एक अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन जब मैं बता रहा हूँ, है ना, तब मैं जो लेबलिंग का प्रयोग करूँगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, जो लेबलिंग का क्लासिफिकेशन करूँगा उसको मैं फ्लाई लेबलिंग बोल दूँगा। तो जब भी मुझे अप्रॉक्सीमेट लेवल चाहिए डिफरेंट पॉइंट का, देन आई एम यूजिंग व्हाट, फ्लाई लेवलिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन क्या रख सकता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि ए पॉइंट होना, फिर बी होना, फिर सी होना, है ना। ए पॉइंट का एलिवेशन ले लो, फिर डायरेक्ट डी का ले लूँ मैं, है ना। बीच बीच में जो रीडिंग है उसको स्किप कर दूँ, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेट आइडिया चाहिए, टेरेन का आइडिया चाहिए, मेरी टेरेन किस प्रकार की है। तो एक जनरल आइडिया जब चाहिए मुझे, तब मैं तब मैं जो मैं सर्वे करता हूँ उसको मैं फ्लाई लेवल बोलता हूँ। अब देखो, अब फटाफट काम कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट एलिवेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, काम तो जल्दी हो जाएगा, काम तो रैपिडली हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, जो प्रिसीजन है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर रैपिडली काम होना चाहिए, लेकिन जो प्रिसीजन क्या है वो लो लो प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर लो प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड, है ना। अब देखो जल्दी जल्दी काम करना है, तो पहली रीडिंग होती है बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड होती है बेटा, अगर आप लेना चाहे तो, फिर आखिरी रीडिंग सेटअप के बाद जो आखिरी रीडिंग होती है वो फोर साइड होती है। तो आप जल्दी काम कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट साइड को यहाँ स्किप कर देते हैं, हम बैक साइड ले लेते हैं, फिर डायरेक्टली फोर साइड ले लेते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट को नई जगह सेट कर लेते हैं, और वापस से फोर साइड वाली जगह जो कि चेंज पॉइंट हो गया, यहाँ पर वापस से हम बैक साइड ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर केवल बैक साइड और फोर साइड लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग को। प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है, प्रोफाइल लेवलिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रोफाइल लेवलिंग को मैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी बोलता हूँ, है ना। प्रोफाइल लेवलिंग को मैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी बोलता हूँ। अब प्रोफाइल लेवलिंग में क्या होता है बेटा, प्रोफाइल लेवलिंग में क्या होता है कि एक फिक्स लाइन होती है, सपोज ये देखो आप यहाँ पर, ये एक फिक्स लाइन है, आप फिगर को देखिए, एक फिक्स लाइन है, जनरली सेंटर लाइन ऑफ द रोड हो गई, है ना। तो जो फिक्स लाइन है, जनरली सेंटर लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट हो गई या रोड हो गई, वहाँ पर जब हम लेवल को लेते हैं, तो जो लेवलिंग का क्लासिफिकेशन हो गया उसको मैं प्रोफाइल लेवलिंग बोल रहा हूँ या लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग बोल रहा हूँ, है ना। एक फिक्स लाइन के अलॉन्ग जब मैं लेवल को लूँगा तो उसको मैं प्रोफाइल लेवलिंग बोलूँगा। देखिए जब आप रोड वर्क का सर्वे कर रहे हैं, है ना, तो रोड की जो प्रपोज सेंटर लाइन है, तो उस प्रपोज सेंटर लाइन पे ही जब मैं लेवल ले रहा हूँ, रोड इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से आगे स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, तो ए पॉइंट पे मैंने लेवल ले लिया, फिर बी पे ले लिया, फिर सी पे ले लिया, फिर डी पे ले लिया, फिर ई पे ले लिया, यानी एक फिक्स लाइन के अलॉन्ग जब मैं लेवल ले रहा हूँ तो उसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, मेरा लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग बोल दिया। तो इसके द्वारा क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे ग्रेडियंट को, अब देखो डी और ई पॉइंट है, इसके बीच का मुझे अगर लेवल पता है, डी और ई पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, इसके भी वापस थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। जैसे मेरा पॉइंट है डी और पॉइंट है ई, अब इनके बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन मुझे पता है बेटा, है ना, और डी और ई के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पता है मुझे, है ना। तो इसके द्वारा क्या कर सकता हूँ मैं, इसके द्वारा मैं अपने ग्रेडियंट को फिक्स कर सकता हूँ, जो भी ग्रेडियंट है रोड का, वहाँ पर उस ग्रेडियंट को फिक्स करने में ये मेरी हेल्प करेगा।
है ना, और किस सेक्शन में, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये पॉइंट आप याद रखना। देखो लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, जब आप सर्वे करेंगे तो जो फिक्स लाइन है, उस फिक्स लाइन का जो फिक्स सेंट्रल लाइन है, उसके परपेंडिकुलर दिशा में भी आप लेवल को लोगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ देखो, ये जो पर्पल कलर से जो मैंने क्रॉस बनाया है, इसको देखिए आप, ये आपकी फिक्स लाइन थी, फिक्स सेंटर लाइन थी आपकी। तो इस फिक्स सेंटर लाइन से परपेंडिकुलर दिशा में, इस फिक्स सेंटर लाइन से परपेंडिकुलर दिशा में जब मैं लेवल ले रहा हूँ, तो जो लेवलिंग आ रही है उसको मैं क्रॉस सेक्शन लेवलिंग बोलता हूँ। देखो क्रॉस जो बनाया मैंने पर्पल कलर से, जामुनी कलर से, उस वहाँ उस पोजीशन पे मैं लेवल ले रहा हूँ, है ना। तो देखो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग इट इज़ ए टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग, जिसको क्यों करूँगा, टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस अलोंग द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन, है ना। अब देखो ये मैंने आपको बात बोली। अब एक और बात आप याद रखना कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, कि जनरली हम लोग ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग है ना, और प्रोफाइल लेवलिंग है, इसको हम साथ में करते जाते हैं, है ना। यानी स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो पॉइंट हो रहा है उनका भी लेवल ले लेना तुमने, और इसके 90 डिग्री पे जो लेवल आ रहे हैं उनको भी आप लेते जाना। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखना। अब देखो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, जैसे आप रोड का काम कर रहे हो, तो रोड के काम में आपको अर्थ वर्क में कितना कटिंग और फीलिंग रहेगा, अर्थ वर्क का कटिंग या फीलिंग ऑफ अर्थ वर्क है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। यानी एस्टिमेशन ऑफ अर्थ वर्क आपको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल एंड क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। ठीक है, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग के द्वारा आपको अर्थ वर्क के बारे में काफ़ी आइडिया हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है। देखो देखो यहाँ रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है बेटा, मान लीजिए कि आपका पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बी, है ना। जब ये दो पॉइंट बहुत दूर हो, है ना, दिस पॉइंट ए एंड बी आर वेरी फार अवे, तब जनरली मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग करता हूँ, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच में मान लो कि मैं लेवल सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ पहले आपको, फिर बताता हूँ। रेसिप्रोकल लेवलिंग, reciprocal leveling is used to determine beta what, reciprocal leveling is used to determine difference of elevation between points which are situated at a या quite a large distance, which are situated quite a large distance apart। यानी इसको मैं कहाँ करूँगा, जब दो पॉइंट है जिसके बीच का डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकालना है, और वो दोनों पॉइंट बहुत दूरी पे, बहुत अधिक दूरी पे हो, है ना, ए और बी पॉइंट, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन दिस टू पॉइंट। और यहाँ पर क्या होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग में, इट इज़ नॉट पॉसिबल to set up instrument, it is not possible to set up instrument midway between the points, है ना। it is not possible to set up instrument midway between the points। तो एक ये पॉइंट है, तो ये एक अनादर क्लासिफिकेशन है हमारा लेवलिंग का, इसको आप याद रखना। अब देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग को हम डिटेल में बात करेंगे,
और इसके द्वारा अभी की क्लास के लिए इतना ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल लेवलिंग के द्वारा हम 3 एरर को दूर कर देते हैं। ठीक है। अब एक होती है हमारी कार्वेचर एरर, पढ़ेंगे कार्वेचर एरर के बारे में। फिर एक होती है हमारी रिफ्रैक्शन एरर, है ना। और तीसरी एक एरर होती है डेट इज रिलेटेड टू कॉलीमेशन। तो कॉलीमेशन एरर भी दूर हो जाती है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम बेटा अगली क्लास में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अभी रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में आगे और भी कहानी बताऊंगा मैं आपको। इसके पहले कुछ डिफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, है ना। जो आपका टेलीस्कोप है उसके लेंस में कभी कभी कुछ ऑप्टिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो दो डिफेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, दो कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं। पहला होता है तुम्हारा क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है। अब क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है बेटा, ये क्रोमेटिक एब्रेशन होता है ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। जैसे आपकी वाइट लाइट रहती है उसके डिस्पर्शन के कारण होता है आपका क्रोमेटिक एब्रेशन। अब क्या होता है बेटा, लेट मी टेल यू, जो वाइट लाइट रहती है, जो जो आपकी वाइट लाइट रहती है ये डिफरेंट कलर कंपोनेंट में टूट जाती है। तो जब ये डिफरेंट कलर कंपोनेंट में आपकी वाइट लाइट टूटती है तो क्या होता है, जो आपकी इमेज बनती है उस इमेज के निकट एक रेनबो फॉर्म हो जाता है ना, इंद्रधनुष फॉर्म हो जाता है। तो जिससे आपका फोकसिंग क्या रहता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस डिफेक्ट को मैं बोलता हूँ क्रोमेटिक एब्रेशन। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। आपकी वाइट लाइट है, आपकी वाइट लाइट किस में ब्रेक हो गई है, किस में स्प्लिट हो गई है आपकी वाइट लाइट, आपकी वाइट लाइट स्प्लिट हो गई है डिफरेंट कलर कंपोनेंट, है ना। डिफरेंट कलर कंपोनेंट में जब ब्रेक स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है आपकी वाइट लाइट, तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा बेटा, देर इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इसके द्वारा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, नियर, देर इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो नियर इमेज, इमेज के निकट रेनबो बन जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाता है बेटा, इससे जो है फोकसिंग डिफिकल्ट हो जाती है, ड्यू टू विच फोकसिंग ड्यू टू विच फोकसिंग बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन के कारण फोकसिंग डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि रेनबो फॉर्म हो जाता है नियर द इमेज। ठीक है। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको दूर कर सकते हैं दो ग्लास के कॉम्बिनेशन से, है ना। दो दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन से, एक होता है आपका फ्लिंट ग्लास और दूसरा होता है आपका क्राउन ग्लास। ये आप फिगर में देखिए, क्रोमेटिक एब्रेशन को हम कैसे दूर करेंगे, हम दो लेंस लेंगे, एक तो फ्लिंट ग्लास ले लोगे आप और दूसरा क्राउन ग्लास ले लोगे। इनके कॉम्बिनेशन से हम क्रोमेटिक एब्रेशन वाली प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। अब इन दोनों लेंसेज को आप ज्वाइन कर देते विद द हेल्प ऑफ केमिकल, है ना। और इस केमिकल का नाम रहता है कनाडा बल्सम, ये यहाँ लिख भी दिया मैंने। ठीक है। अब दूसरा ऑप्टिकल डिफेक्ट पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है। अब बेटा क्या होता है, कभी कभी जो आपका लेंस है, तो जो लेंस का जो स्पेरिकल सरफेस है उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को मैं बोलता हूँ स्पेरिकल एब्रेशन। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, स्पेरिकल एब्रेशन spherical aberration it occurs due to defects in surface, due to defects in spherical surface of lens, है ना। तो जो डिफेक्ट है स्पेरिकल सरफेस ऑफ लेंस में, उसके कारण आपका स्पेरिकल एब्रेशन आता है। ये दूसरा ऑप्टिकल डिफेक्ट है। और ये इसको भी हम सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, है ना। कौन सा सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, देखो यहाँ बताया था मैंने, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, इसके कॉम्बिनेशन से ये जो स्पेरिकल एब्रेशन है इसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज बेटा काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात कर ली, थोड़ी लंबी हो गई हमारी क्लास,
पर हमने थोड़ा बेस बना लिया है, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थ्योरी ऑफ सिंपल लेवलिंग पे जाएंगे, और हम लोग जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और आखिरी में समय कभी हमारे पास रहा तो हम परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल है या फिर टू पैक टेस्ट है, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए।